चलिए आज इंग्लिश ग्रामर में एटिमोलॉजी शब्द विचार के अंतर्गत नाउन और नाउन के अंतर्गत केस कारक को समझते हैं। तो केस क्या होता है, चलिए इसको समझें। सबसे पहले किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे शब्दों के साथ संबंध को केस कहते हैं। द रिलेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन विथ सम अदर वर्ड्स इज नोन एज केस। तो चलिए देखते हैं संज्ञा और सर्वनाम का दूसरे शब्दों के साथ क्या संबंध होता है। तो सबसे पहले यहाँ टाइप्स ऑफ केस समझते हैं कि कितने प्रकार के कारक होते हैं। एक होता है नॉमिनेटिव केस, दूसरा हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा होता है पजेसिव केस, चौथा होता है वेकेटिव केस और 5 होता है केस इन अपोजिशन। तो ये 5 प्रकार के केस तो यहाँ बताए हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही केस होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। चलिए अब इनको अलग अलग समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉमिनेटिव केस या कर्ता कारक क्या होता है। तो जब नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में हो तो उसे नॉमिनेटिव केस कहा जाता है। जैसे यहाँ देखिए रहीम हैज़ कॉल्ड मी। तो यहाँ पर जो रहीम है ये इसका ऑब्जेक्ट का मी का क्या कहलाया, नॉमिनेटिव केस कहला गया। इसी तरह से ही कम्स टू मी एवरी डे। तो यहाँ जो मी है उसका ये क्या कहलाया, सब्जेक्ट कहलाया। हाउ ओल्ड इज़ योर सिस्टर। तो योर सिस्टर इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट का काम करता है, वर्क कर रहा है, क्रिया का सब्जेक्ट होता है, वही नॉमिनेटिव केस होता है। कैन यू हेल्प मी। अब इस क्रिया का जो सब्जेक्ट है यू है, तो यू ही क्या कहलाया, नॉमिनेटिव केस कहलाया। द रेड फोर्ट इज़ फेमस बिल्डिंग। तो यहाँ पर जो द रेड फोर्ट है ये एक तरह का वर्ब का जो है ये नाउन है, तो इसे हम क्या मानेंगे, नॉमिनेटिव केस। ही हैज़ गॉन टू मुंबई। अब यहाँ पर वर्ब के लिए सब्जेक्ट कौन है, ही है। तो जो हम लोग सेंटेंस में सब्जेक्ट बोला करते हैं तो वही सब्जेक्ट ही नॉमिनेटिव केस कहलाता है। तो किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या कहलाता है, नॉमिनेटिव केस। अब हम इसमें कैसे पहचान करेंगे कि नॉमिनेटिव केस कौन सा है क्या नहीं है। तो चलिए अब इनको समझते हैं। नॉमिनेटिव केस को पहचानने के लिए क्या उपाय है। तो सब्जेक्ट की पहचान कैसे कर सकते हैं, ये निम्न प्रकार से कर सकते हैं। जब किसी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया हो तो क्रिया से कौन या किसने का प्रश्न करने पर जिस शब्द का उत्तर आए उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे रहीम हैज़ कॉल्ड मी, मुझे रहीम ने बुलाया। तो मुझे किसने बुलाया, तो आंसर क्या आएगा, रहीम आएगा। तो रहीम ही क्या कहलाएगा, उसका सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव केस कहला गया। अब ही कम्स टू मी एवरी डे। तो कौन मेरे पास डेली रोज़ आता है, तो यहाँ पर आंसर आएगा वह। तो वह ही क्या कहलाया, इसका नॉमिनेटिव केस कहला गया। माने कोई नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। इस क्वेश्चन से हमको कौन या किसने करके प्रश्न पूछना है। हाउ ओल्ड इज़ योर सिस्टर। तो आपकी बहन कितनी बड़ी है, अब इसमें हमको पता करना है हाउ ओल्ड इज़, कौन कितना बड़ा है। इस क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा योर सिस्टर। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो, कौन मेरी सहायता कर सकता है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा क्या, यू। द रेड फोर्ट इज फेमस बिल्डिंग। फेमस बिल्डिंग कौन है, द रेड फोर्ट। ही हैज़ गॉन टू मुंबई। मुंबई कौन गया है, ही। तो इस तरह से यदि हम सेंटेंस में कौन और किसने लगा करके प्रश्न बनाएं तो जो उत्तर आएगा वही नॉमिनेटिव केस होता है या सब्जेक्ट होता है। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। चलिए अब आगे का भाग देखते हैं। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस। तो जब नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग क्रिया के कर्म के रूप में होता है तो वह ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। एन व्हेन नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, इट्स सेड टू बी एन ऑब्जेक्टिव केस।
जैसे देखिए ही हेल्प्ड, अब यहाँ पर क्या हो गया, पूजा, ही हेल्प्ड पूजा, उसने पूजा की मदद की। तो यहाँ पर जो पूजा है ये किसके द्वारा मदद की गई, ही की द्वारा। तो यह जो है इसका ऑब्जेक्ट कहलाया। ये कर्ता का क्या है, ऑब्जेक्ट। कर्ता ने ये काम किया जिस पर उसके काम का प्रभाव पड़ता है, ये क्रिया का कर्म कहला गया। यू टीच हर, तो आपने किसको पहला पढ़ाया, उसको। तो यहाँ पर ये जो हर है ये इसका क्या कहलाया, ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्ट कहला गया। ही बीट मी, तो इसमें जो मी है ये इसका क्या कहलाया, ऑब्जेक्ट कहलाया। राम अब्यूज्ड मी, तो यहाँ पर जो मी है ये इसका ऑब्जेक्ट कहलाया। इसका मतलब ये होता है कि जब कर्ता कोई काम करता है तो उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है वही क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। जैसे उसने मदद की, किसकी मदद की, पूजा की, तो पूजा पर प्रभाव पड़ेगा। उसने पढ़ाया, किसको पढ़ाया, उसको पढ़ाया, तो उसको जो आया वो उसका क्या कहलाया, ऑब्जेक्टिव कहला गया। अब यहाँ पर कुछ रूल्स और समझते हैं। अंग्रेजी में ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया के अतिरिक्त प्रीपोजिशन के बाद आने वाला शब्द भी ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया वह होती है जिस क्रिया के साथ कर्म भी दिया हो, तो वो क्या कहलाती है, सकर्मक क्रिया। ये क्रिया वाले टॉपिक में हम इसको पढ़ेंगे, सकर्मक अकर्मक वाला। अब यहाँ पर यदि प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन इस तरह के कनेक्टर होते हैं जैसे इन, ऑन, एट, ऐसे करके, तो इनके बाद भी यदि कोई शब्द आता है तो वो भी ऑब्जेक्ट माना जाता है, ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत आता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे हिंदी में, चलिए आगे का देख लेते हैं। हिंदी में जैसे हमारे कारक होते हैं, जैसे करण, और करण का जो करण कारक का पहचानने का शब्द होता है वो क्या होता है, से। इसी तरह हिंदी में होता है संप्रदान, उसका जो शब्द होता है उसके पहचानने का वो होता है के लिए। फिर अपादान, ये होता है क्या, ये भी से होता है लेकिन किसी से अलग होने के बाद जो से होता है, अभी इसमें एग्जाम्पल में समझेंगे। फिर अधिकरण, ये हिंदी के कारक में बता रहा हूँ, और इसका मतलब क्या होता है, पर। सेंटेंस में यदि पर शब्द आए, कारक होता है वहाँ अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव को केस होता है। तो यही जितने ये कारक मैं बता रहा हूँ ये सभी ऑब्जेक्टिव केस के एग्जाम्पल हैं। जैसे देखिए करण के लिए एक सेंटेंस बनाते हैं, करण कारक है, ये हिंदी का कारक है, अंग्रेजी में इसी को ऑब्जेक्टिव केस में समझना है। द टीचर बीट राम विथ ए स्टिक, तो किससे, यहाँ पर माने टीचर ने राम को स्टिक से मारा, तो यहाँ से आ गया, तो यहाँ पर क्या है, विथ व्हाट, किस से मारा, तो यहाँ पर स्टिक से मारा, तो यहाँ पर जो स्टिक हो गया वो इसका क्या कहलाया, ऑब्जेक्ट कहला गया। इसके बाद देखिए संप्रदान, संप्रदान में के लिए, आई डिड दिस वर्क फॉर राम, मैंने राम के लिए काम किया। जब लिए वाला आ जाए तो वो भी ऑब्जेक्टिव को, तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछे, फॉर होम, किसके लिए, तो आंसर आएगा क्या, राम के लिए। तो यहाँ पर राम जो है ये क्या कहलाया, ऑब्जेक्ट कहला गया इसका। फिर इसी तरह से अपादान, लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री, फ्रॉम हेयर, कहाँ से गिरी, तो पेड़ से गिरी। तो हम यहाँ पर करण में भी से लिख रहे थे विथ, और यहाँ भी से लिख रहे हैं। तो जब यहाँ से कोई चीज़ पृथक होती है तब अपादान वाला से लेते हैं, यहाँ से कोई चीज़ अलग हो रही है तो फ्रॉम वेयर, फ्रॉम ट्री। तो जब ट्री आया आंसर तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर हिंदी में हमको अपादान अधिकरण नहीं बोलना है, यहाँ सभी ये ऑब्जेक्टिव केस के लिए है। फिर कीप द बुक ऑन द टेबल, तो टेबल में किताब को रखो, तो यहाँ पर ऑन व्हाट, कहाँ पर रखो, टेबल पर। तो ये जो टेबल आया ये इसका क्या कहलाया, ऑब्जेक्ट कहला गया, ऑब्जेक्टिव केस कहला गया। तो आपको ये समझना है यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया है तो वही ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्टिव केस ही होता है, वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। अब यहाँ पर देखिए कितने तरह के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं सेंटेंस में। तो यहाँ है काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ही गेव मी ए बुक, तो यहाँ पर्सन के लिए इसे एक्सटिव केस भी कहते हैं, ये ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट रूप होता है। जैसे ये जो ही के साथ है इसका डायरेक्ट रिलेशन है कि उसने मुझे बुक दिया, तो जो बुक है ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई। इसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ही गेव मी ए बुक,
अब यहाँ मी भी आया है, कहना चाहिए इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों सेंटेंस एक ही हैं लेकिन दो ऑब्जेक्ट हैं, मी भी ऑब्जेक्ट है और बुक भी ऑब्जेक्ट है। तो किसको हम कौन सा ऑब्जेक्ट मानेंगे? तो यहाँ पर जो बुक है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये जो मी आया वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इसे डेटिव केस भी कहते हैं। ये थिंग्स के लिए यूज होता है और ये पर्सन के लिए यूज होता है। पर्सन से डायरेक्ट रिलेशन हो ये और इसका वस्तु से डायरेक्ट रिलेशन हो, तो इस तरह से हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखते हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। तो रिटेन्ड ऑब्जेक्ट है तो जैसे लीव वॉज अलाउड बाय हिम बाय अस। अब ये इसका पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, यदि इसमें एक्टिव भी बदलेंगे तो यहाँ पर ये जो हिम है ये अस है तो ये नहीं बदलेगा, तो ही वॉज अलाउ टू लीव अस। अब यहाँ पर जो है अस ये चाहे एक्टिव हो और चाहे पैसिव हो, दोनों सेंटेंस में ये यही रहेगा, बदलेगा नहीं। इसलिए हम इस ऑब्जेक्ट को क्या मान लेंगे? रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। यहाँ हिम भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन ये वाला क्या कहलाएगा? रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। यदि हम इसका एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो हिम का ही हो जाएगा, बाकी ये सेंटेंस सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन अस का अस ही रहेगा। इसलिए कैसा ऑब्जेक्ट कहलाया? रिटेन्ड ऑब्जेक्ट कहला गया। फिर हम बात करते हैं चौथे नंबर में कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। ही फॉट ए फाइट। तो यहाँ पर वर्ब को ही जब हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ही फॉट ए फाइट, तो यहाँ पर फाइट भी एक वर्ब है लेकिन यहाँ पर किसका काम करता है? ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, जिसमें हम वर्ब को ही ऑब्जेक्ट बना देते हैं। चलिए अब हम इसके बाद इसका छठवां देखते हैं, रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट। ही डिड इट हिमसेल्फ। तो प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ्स लगा करके ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट। जैसे देम सेल्फ्स, हर सेल्फ्स, तो अवर सेल्फ्स। इस तरह से इसमें जो सेंटेंस लगते हैं तो ये सभी लगने के बाद क्या बन जाते हैं? ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। ऐसे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट। इसके बाद यहाँ एडवर्बियल ऑब्जेक्ट है। ही स्लेप्ट ऑल डे। तो यहाँ जो डे है एडवर्ब है लेकिन ये यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट भी है, तो इस तरह से हम बोलते हैं एडवर्बियल ऑब्जेक्ट। तो हमको ये समझना है सीधा सीधा कि सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वही ऑब्जेक्टिव केस होता है। और ऑब्जेक्टिव केस ये इन निम्न तरह के हो सकते हैं, इस तरह के हो सकते हैं। चलिए अब हम इसका तीसरा पार्ट समझते हैं। तीसरा है पसेसिव केस और इसको हम बोलते हैं संबंध कारक। तो जब किसी नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ संबंध जोड़ने के लिए, अधिकार को व्यक्त करने के लिए किया जाए तो वह वाक्य पसेसिव केस में कहा जाता है। व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन और एडजेक्टिव shows its relation with the possession on another noun then it is called possessive case। तो यहाँ पर हमको किसी को अधिकार जताना हो, अपनापन जताना हो कि नहीं ये कोई चीज़ मेरी है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? पोसेसिव केस बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप इसमें समझिए। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं तब आपको समझ में आएगा। दिस इज़ राम्स बुक। यह राम की किताब है। तो यहाँ पर हम ये जो बुक है किसकी बता रहे हैं? राम की। तो ये इसका पोसेसिव कहला गया, इसका अधिकार है कि इसी की किताब है। दीज आर द लेग्स ऑफ द टेबल। यह टेबल के पैर हैं, है ना। तो यहाँ पर जो टेबल के साथ इसका रिलेशन है लेग्स का, तो ये क्या कहलाए? उसका पोसेसिव कहला गया। दीज पेन्स आर माइन। ये पेन मेरी हैं। तो मैं ये अपने लिए बोल रहा हूँ, उसमें अपना अधिकार जता रहा हूँ, इसलिए क्या हो गया? पोसेसिव कहला गया। सी सिस्टर ऑफ माई फ्रेंड। तो यहाँ पर माई भी ये मेरा पोसेसिव हो गया। सी इज़ हिज वाइफ। तो इस तरह से यहाँ पर जब हम अपना अधिकार जताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोसेसिव केस बोलते हैं। तो यहाँ राम्स लेग्स ऑफ, माइन, हिज, ये जो संबंध या अधिकार का बोध होता है यही क्या कहलाता है? पोसेसिव केस कहलाता है। अब पोसेसिव केस बनाते कैसे हैं, इसके नियम क्या हैं? तो चलिए इसको समझते हैं, पोसेसिव केस बनाने के नियम।
जब नाउन सिंगुलर या प्लूरल हो तो शब्द के अंत में एस ध्वनि ना हो, माने अंतिम अक्षर जो है उसका यस ना हो, तो उसमें अपोस्ट्रॉफी लगा के यस लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर ये हो गया हरीज पेन, तो यहाँ जो लास्ट में आई है उसके बाद यस तो नहीं है, इसलिए हरीज पेन हो गया। अपोस्ट्रॉफी लगाना, यस लगाना, तो इसका मतलब हरी की पेन हो गई। इंडियाज़ रिवर, चिल्ड्रंस बुक, जेंटलमैन्स ड्रेस, तो यहाँ पर देखिए सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, प्लूरल है या प्लूरल है। तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यदि सेंटेंस के अंत में यस नहीं है तो उसमें अपोस्ट्रॉफी लगा के यस बनाते हैं, तो वह पसेसिव केस बन जाता है, मतलब उसका उसके साथ अधिकार को बताता है, वो व्यक्त करता है। चलिए इसका दूसरा रूल भी समझते हैं, यहाँ देख लेते हैं। जब नाउन सिंगुलर या प्लूरल हो और शब्द के अंत में यस की ध्वनि हो तो उसके अंत में अपोस्ट्रॉफी भर लगाया जाता है। जैसे यहाँ जीसस, अब इसमें यस पहले से है, तो यहाँ पर इसका रिलेशन बताने के लिए हम क्या बता दिए हैं, केवल अपोस्ट्रॉफी लगाए, क्योंकि इसमें ऐसी है। गुडनेस, अब यहाँ पर अलग से यस लगाने की जरूरत नहीं है, अपोस्ट्रॉफी लगा देंगे, ये सिंगुलर वर्ड है तो ये इसका संबंध पोसेसिव केस चेंज हो जाता है। यहाँ गर्ल्स, ये प्लूरल होता है गर्ल्स, अब यहाँ पर हमको इसका पोसेसिव बनाना है कि ये लड़कियों की साड़ी है, तो गर्ल्स साड़ीज़, गर्ल्स साड़ीज़, गर्ल्स साड़ीज़, गर्ल्स साड़ीज़, ऐसे हम इसको पढ़ेंगे। तो ये गुडनेसेस, जीसस, अब यहाँ गर्ल्स नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ गर्ल्सेस, इसको गर्ल्सेस पढ़ेंगे। इस तरह से यहाँ पर लास्ट में हमको यस का साउंड भी देना है इसको लगाने के साथ साथ, तो वो उसका पोसेसिव केस हो जाता है। इसके बाद तीसरा देखते हैं, जब नाउन में अनेक शब्द आएँ तो अंतिम शब्द में अपोस्ट्रॉफी लगाया जाता है। अब बहुत सारी लंबी नाउन हो जाए तो उस नाउन में किस जगह पर हमको अपोस्ट्रॉफी लगाना है। जैसे द किंग, यहाँ किंग भी नाउन, ऑफ नेपाल्स, तो ये पूरे सेंटेंस में जो लास्ट का शब्द है उसके साथ अपोस्ट्रॉफी लगा करके और उसे हम पोसेसिव केस बनाते हैं। द किंग ऑफ नेपाल्स पैलेस एट काठमांडू, तो इस तरह से हमको यहाँ पर पोसेसिव बनाना है। अगला देख लेते हैं, जीवित चीज़ों के लिए पोसेसिव केस उपयोग किया जाता है, बेजान के लिए नहीं। जैसे देखिए द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड, तो यहाँ पर ये प्रेसिडेंट्स लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए किया गया है, तो यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी लगा करके हम इसका पोसेसिव बना दिए हैं। कैट्स पॉ, तो यहाँ कैट भी लिविंग थिंग है और इसके साथ हम ये लगा करके हम ये बना दिए हैं। अब देखें निब ऑफ द पेन, ये नॉन लिविंग थिंग है, तो इसको हम नहीं बोल सकते हैं द निप्स पेन, तो यहाँ पर ये क्या है, बेजान चीज़ है, तो इसके साथ हमको अपोस्ट्रॉफी लगा के पोसेसिव नहीं बनाना है, फिर इस तरह से पोसेसिव बनाते हैं। तो ध्यान रखना, पोसेसिव बनाते समय जो अपोस्ट्रॉफी यस लगाते हैं वो किसके साथ लगाते हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ। इसके बाद देख लीजिए अगला रूल समझते हैं, जो पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स के अंत में एस जोड़ देते हैं। पर्सोनिफाइड का मतलब वो है जो इंसानों को व्यक्त करे, उनके क्रियाओं को, इमोशन को व्यक्त करे, ऐसा कोई हम, तो फॉर्च्यून्स फेवरेट, तो यहाँ फॉर्च्यून्स फेवरेट है, तो यहाँ फॉर्च्यून्स जो होता है वो हम इंसानों के लिए भाग्य की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम इसमें यस लगा दिए हैं। अब ये हेयर्स ब्रीथ, तो यहाँ पर ये बाल तो सांस नहीं लेते हैं, लेकिन हम इसका पर्सोनिफिकेशन किए हैं कि ये सांस लेते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिया, अपोस्ट्रॉफी लगा करके हम इसका संबंध बताते हैं। जब नाउन टाइम या वेट प्रकट करता है तो अपोस्ट्रॉफी यस लगाते हैं। जैसे ए मोमेंट्स नोटिस, तो यहाँ पर ये टाइम है, तो टाइम के साथ हम इसका रिलेशन बताने के लिए हम अपोस्ट्रॉफी यस लगा देते हैं। ए डेज वर्क, तो यहाँ पर भी ये टाइम है, यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी लगा के यस कर दिए। यहाँ टन्स वेट, तो यहाँ पर ये हम अपोस्ट्रॉफी लगा करके यस कर दिए। इस तरह से यहाँ पर रिलेशन को शो करते हैं अपोस्ट्रॉफी लगा करके, जब किसके साथ, टाइम और वेट हो। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले में, जो नाउन प्लेस बिल्डिंग को प्रकट करते हैं वो पोसेसिव केस के पश्चात छिपे रहते हैं। जैसे आई शैल सी एट मोहन्स, मैं मोहन्स को देखूंगा, तो कहाँ देखूंगा, हाउस देखूंगा, अब इसमें हाउस लिखा ही नहीं है, तो यहाँ पोसेसिव के बाद कुछ सेंटेंस गायब भी हो जाते हैं। आई रीड मॉडल स्कूल बट माई सिस्टर एट सरस्वतीज़, अब यहाँ सरस्वती लिख दिया लेकिन स्कूल, कौन सी स्कूल शब्द नहीं आया है, तो यहाँ पर ये स्कूल है, ये जो है गायब है। तो इस तरह से कभी कभी प्लेस है,
बिल्डिंग का नेम है, उनके पश्चात जो पसेसिव होते हैं केस वो यहाँ पर छिपे होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। चलिए वो आगे वाला रूल भी समझ लेते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउंस जैसे एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन के साथ अपोस्ट्रोफिस का प्रयोग कर पसेसिव बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए समवन्स पेन, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगा कर बना लिए हैं। एवरीबडी इज़ प्रॉब्लम, तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगा करके हम इसे पसेसिव बना लिए हैं। लेकिन जब इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ एल्स भी आ जाए, जैसे एवरीबडी एल्स, समबडी एल्स, नोबडी एल्स, इनके बाद यदि एल्स आ जाए तो फिर इनमें जो है अपोस्ट्रोफी न लगा के एल्स में लगता है, जैसे नोबडी एल्सेस एडवाइस। तो इस तरह से यदि एल्स आता है तो इसमें जो है अपोस्ट्रोफी न लगा करके हमको किस में लगाना होता है, एल्सेस में। इस तरह से रूल होते हैं। तो ये जो मेन है हमारे केस वो इस तरह से हैं। अब अगला देख लेते हैं, चौथा नंबर का है, ये वोकेटिव केस है। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस से संबोधन कारक सेंटेंस में बहुत कम यूज होते हैं, लेकिन इसको भी समझते हैं। एक तरह का ये नॉमिनेटिव केस का ही एक एड्रेस फॉर्म होता है, इसको संबोधन कारक कहते हैं। तो जब किसी नाउन को संबोधन कर या पुकार कर कुछ कहा जाए, पूछा जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, वोकेटिव केस। When a noun is said to or asked something by addressing or calling, it is called vocative case. Come here, जिकेस। अब यहाँ पर हम जिकेस के लिए क्या कर रहे हैं, संबोधन करके बुला रहे हैं, कम हियर जिकेस। तो इस तरह से यहाँ पर संबोधन के लिए हम यूज किए इसका, इसलिए वोकेटिव केस का हो गया। कम ऑन गाइज, तो ये जो गाइज है ये भी क्या हो गया, वोकेटिव केस हो गया। मोहन सिट डाउन, तो इस तरह से ये भी वोकेटिव केस हो गया। अब हम वोकेटिव केस की पहचान क्या करेंगे। कोई भी सेंटेंस होता है, यदि वोकेटिव केस है तो उसके पहले क्या लगा रहेगा, कामा लगा रहेगा। देख लीजिए, ये कामा के बाद जो सेंटेंस आएगा वो वोकेटिव केस हो जाएगा, या फिर इस चिन्ह से वो अलग होता है। कम हियर और यहाँ पर मोहन और इसके बाद ये साइन लगा है, तो इस तरह से इस चिन्ह को और इस चिन्ह को हम यदि देख लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इसमें वोकेटिव क्या है। तो वोकेटिव का मतलब जब हम संबोधन करके किसी को बुलाते हैं तो ये है। सेंटेंस में पहचान कैसे करेंगे, या तो सेंटेंस में कामा लगा होगा नाउन के पहले, या फिर ये साइन लगा होगा नाउन के बाद। अब हम बात करते हैं, अगला है ये केस इन अपोजिशन, समानाधिकरण। ये भी एक तरह का केस ही है। तो जब दो नाउन साथ साथ आए और दूसरा नाउन पहले की व्याख्या करे तो दोनों नाउन का केस समान होता है। जैसे यहाँ पर ये देखें, गांधी द महात्मा वाज फादर ऑफ नेशन। तो ये जो महात्मा आया है ये इसकी व्याख्या करता है कि जो गांधी थे वो क्या थे, महात्मा थे, और दोनों ही नाउन हैं। तो जब दो सेंटेंस में, एक सेंटेंस में दो नाउन आ जाए और दूसरा वाला नाउन पहले की व्याख्या करे तो इन दोनों को हम बोलते हैं केस इन अपोजिशन, समानाधिकरण। तो इस तरह से ये हैं। तो ये तो जो मैं दो एक्स्ट्रा बताया तो ये एक्स्ट्रा हैं, वर्ड्स में कम यूज में आते हैं। चलिए अब हम इसके कुछ और एग्जांपल समझते हैं। जैसे आई नॉमिनेटिव केस है, ये सब्जेक्ट का काम करेगा। मी ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और ये पसेसिव केस में माई और ये माइन हो गया, ये अपने अधिकार जताने का काम करता है, इसको हम बोलते हैं पसेसिव केस। इसी तरह से यहाँ वी इसका सब्जेक्ट होता है, नॉमिनेटिव केस होता है। नॉमिनेटिव केस मतलब सीधा आपको समझना है क्या, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है और ये वाला क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस तरह से आपको ये समझना है। यहाँ तो अस इसका ऑब्जेक्ट हो गया, अवर योर्स इसका पसेसिव केस हो गया। अब यहाँ यू है तो यू का नॉमिनेटिव केस भी यही होता है, ऑब्जेक्ट भी यही होता है, लेकिन इसका पसेसिव हो जाता है योर और योर्स। ये ही है, ही सब्जेक्ट कहलाया, हिम इसका ऑब्जेक्ट कहलाया, हिज और हिज ही है, तो इसका ये क्या कहला गया, पसेसिव कहला गया। अब सी है, हर है, यहाँ हर्स है, यहाँ पर यहाँ एक कॉमा लगा देते हैं, ये हो जाएगा, ये इसका पसेसिव केस। हिज भी बोलते हैं, हिज बोलते हैं। अब इसके बाद आगे का हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे इट है, ये इट है, इसका ऑब्जेक्ट भी इट होता है, सब्जेक्ट भी इट होता है, और ये हो जाता है इट्स हो जाता है। और कभी कभी हम कुछ भी नहीं लगाते हैं उसकी जगह पर, तो ऑटोमेटिक सेंस आता है, तो ये इसका क्या कहलाता है, पसेसिव कहलाता है। अब यहाँ पर दे का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, देम, और इसका जो पसेसिव हो गया देयर,
या देयर्स हो गया। तो इस तरह से हमको केस को समझना है। तो केस इस तरह का कारक है जो नाउन और प्रोनाउन के बीच में अदर वर्ड से रिलेशन को शो करता है। इसमें मेन रूप से 3 ही केस होते हैं। उनमें जो पहला केस है वो होता है नॉमिनेटिव केस, वो सब्जेक्ट होता है, और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है, और तीसरा होता है पसेसिव केस, वो जो है अधिकार बताता है नाउन या प्रोनाउन का। तो इस तरह से इसको हमको समझना है। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर नेक्स्ट ग्रामर को देखेंगे। और यहाँ से नाउन का जो पार्ट है उसमें हम नाउन पढ़ लिए, जेंडर पढ़ लिए, नंबर पढ़ लिए, केस पढ़ लिए। ये नाउन के ही पार्ट्स हैं। तो अब इसके बाद हम प्रोनाउन वाला टॉपिक पढ़ेंगे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकेंड पार्ट हो जाएगा। थैंक यू।